बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज हम केमिस्ट्री 9th के यूनिट नंबर 1 से लेक्चर नंबर 23 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है ये है एवोगैड्रोस नंबर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपको जिस वक्त हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ा रहे थे वहाँ पे आपको हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में बताया था। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का ताल्लुक असल में एनालिसिस के साथ है, यानी जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स, मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स, केमिकल कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम उनके एनालिसिस का जिक्र भी करते हैं, जिसके अंदर हम उनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इसके अंदर हम देखते हैं कि हम जिस वक्त काउंटिंग के मामले को देखते हैं, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम चीज़ों को काउंट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ता है। तो अब केमिस्ट्री के अंदर एटम जैसी छोटी सी चीज़ को देखना तो नामुमकिन है। अब अगर हम ये कहें कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में जब हम एक ऐसी स्टेज पर आ जाएं जहाँ पर हमें एटम्स को गिनने का कहा जाए और हमें कहा जाए कि आप काउंट करें कि कितने एटम्स हैं, तो ये एक इम्पॉसिबल चीज़ होगी, क्योंकि देखें हम एटम्स को देख ही नहीं सकते। तो जब हम इसे देख ही नहीं सकते तो फिर हम इसे काउंट कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ा एक मसला बन गया 17th सेंचुरी में, जब केमिस्ट जो थे वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की मदद से एनालिसिस कर रहे थे। तो उस वक्त एक क्वेश्चन जो था वो पैदा हो गया। क्वेश्चन ये था कि क्या हम किसी चीज़ के अंदर एटम्स की तादाद को गिन सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एटमों को गिन लें? तो इस चीज़ का हल जो था, इटली से ताल्लुक़ रखने वाला एक साइंटिस्ट जिसका नाम था एमिडो एवोगैड्रोस। ये एमिडो एवोगैड्रोस जो है, इसने इस चीज़ का जो सॉल्यूशन था वो केमिस्ट के सामने रखा। इसने कहा कि हम फर्ज कर लेते हैं कि कोई भी चीज़, यानी कोई भी मैटर, चाहे उसका साइज छोटा है या उसका साइज बड़ा है, कोई भी जो मैटर है उसके अंदर जितना भी उसका मैस है उसे हम फर्ज कर लेते हैं कि वो 1 माउल है। अब 1 माउल क्या था? उसने एक स्टैंडर्ड यूनिट रख लिया कि ये 1 माउल है, और उस 1 माउल के अंदर उसने कहा कि एटम्स की तादाद, आयंस की तादाद या फार्मूला यूनिट्स की जो तादाद है वो हम फिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह उसने एक ऐसी डेफिनेशन बनाई जिसे हम एवोगैड्रोस नंबर के नाम से जानते हैं, और ये एक स्टैंडर्ड रूल भी बन गया। यानी उसने कहा कि असल में ये जो एटम्स की काउंटिंग है उसे हम बड़ी आसानी के साथ इस रूल के ज़रिए कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर जो भी मैस है, अगर हम उसे 1 माउल कंसीडर कर लें कि वो 1 माउल के बराबर है, और 1 माउल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद होगी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब ये एक जो वैल्यू है जिसको हम 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 कहते हैं, यही असल में एवोगैड्रोस नंबर है। तो स्टूडेंट्स, हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन में हमने लिखा कि एवोगैड्रोस नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 टाइम 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स है ये क्या हो सकते हैं? ये एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक परफेक्ट डेफिनेशन थी जिसको केमिस्ट ने एक्सेप्ट किया, और इसकी मदद से फिर वो एक ऐसा सिस्टम बनाने में कामयाब हुए जिसकी मदद से वो एटम्स को काउंट कर सकते थे। तो अब स्टूडेंट्स, ये एवोगैड्रोस नंबर जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आमतौर पर NA ये लिखा जाता है, यानी कैपिटल N लिख के उसके साथ उसकी बॉटम में कैपिटल A ही लिखा जाता है। ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है एवोगैड्रोस नंबर की एक्सप्लेनेशन के लिए कि
अभी हम जो बात कर रहे थे कि किसी भी चीज के अंदर जो मैस होगा वो अगर 1 मोल के बराबर होगा तो हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। और ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल है? 1 मोल के। अब ये 1 मोल जो है ये कितना होगा? तो साइंटिस्ट इस चीज़ के बारे में यही कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ की मिकदार या क्वांटिटी जो है उसे ग्राम्स में भी शो करें और हम ये फ़र्ज़ कर लें कि वो 1 मोल के बराबर है, तो 1 मोल जो होगा उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 होंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमें लिखने में तो ऐसे नज़र आ रहा है कि ये एक छोटी सी वैल्यू है, लेकिन स्टूडेंट्स ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। इसे इतनी बड़ी वैल्यू की वजह से ही एक स्टैंडर्ड के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया गया। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो अब एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि हमने इन्हीं पार्टिकल्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे की है कि 6.02 टाइम 10⁻⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ कार्बन। यानी जो कार्बन है, कार्बन के अंदर, कार्बन का अगर हम कहें कि 1 मोल हो, ठीक है, अगर हमारे पास कार्बन का 1 मोल हो तो उसके अंदर 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स होते हैं। उसके बाद है, अगर हम फर्ज कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, तो हम लिखते हैं 6.02 टाइम 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। तो ये जो हमने इसको लिंक किया है वो मोल के साथ किया। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल है 6.02 इंटू 10⁻⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। तो अब यहाँ तक हमें जो कंसेप्ट मिला है उस कंसेप्ट के मुताबिक 1 मोल जो है वो इतनी वैल्यू के बराबर है, यानी 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 टाइम 10⁻⁻23 इसके इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स आपकी बुक में इसकी आगे एक और एक्सप्लेनेशन है कुछ एग्जांपल्स के साथ। मिसाल के तौर पर वहाँ पर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के अंदर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की गई है। जैसा कि यहाँ पर 2 कंपाउंड्स जो हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले तो वाटर के बारे में किया गया। आप सब जानते हैं कि वाटर यानी जिसका फार्मूला है H2O, इसके अंदर अगर आप गौर करें तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं स्टूडेंट्स और ऑक्सीजन का 1 एटम। अब अगर आप ये देखें कि हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो हमने पहले तो 2 लिख दिया, उसके अंदर लिख दिया 6.02 टाइम 10⁻⁻23 एटम। फिर ऑक्सीजन है, उसके साथ ऑक्सीजन 1 है तो हमने लिखा 6.02 टाइम 10⁻⁻23। अब ये जो वाटर का टोटल जो नंबर ऑफ एटम है वो हम यूं काउंट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के आगे 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 ये वाला पहले वाला, प्लस ऑक्सीजन के कितने आगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23, इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये आ गया 18.06 टाइम 10⁻⁻23। या फिर अगर आप इस डिजिट को उठाकर इसको यहाँ पे ले आते हो, इस आशारिया को इस तरफ ले जाते हैं, तो ये बन जाता है 1.806 टाइम 10⁻24। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू इसके साथ आ जाती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ NaCl। तो 1 मोल ऑफ NaCl में एक सोडियम का आयन है और एक क्लोराइड आयन है। तो स्टूडेंट्स अब 1 सोडियम आयन इज इक्वल टू 6.02 टाइम 10⁻⁻23 और फिर इसी तरह 1 क्लोराइड आयन इज इक्वल टू 6.02 टाइम 10⁻⁻23। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ NaCl किसके इक्वल होगा? हम इन दोनों को सोडियम और क्लोराइड आयन के अंदर मौजूद पार्टिकल्स को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 12.04 टाइम 10⁻⁻23। या आप इसको उठा के इस तरफ ले आए इस आशारिया को, तो ये बन जाएगा 1.2
0.04 टाइम 10⁻²⁴ और ये होगा 1 माउल के बराबर। यानी आप ये देख रहे हैं कि किसी चीज़ के अंदर जितना भी मैस है वो हम 1 माउल के इक्वल रख रहे हैं, और यही 1 माउल जो है वो एवोगैड्रोस नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा शॉर्ट सा टॉपिक था एवोगैड्रोस नंबर के बारे में। एक दफ़ा हम इसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा कि एवोगैड्रोस नंबर असल में किसी मैटर के अंदर एटम्स की तादाद को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये एक ऐसा सीक्रेट नंबर है जिसे एक स्टैंडर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे किसने पेश किया था? एमिडो एवोगैड्रोस ने। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करता था? ये इटली से बिलोंग करता था। इसने जो अपना ये नंबर पेश किया उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, एवोगैड्रोस नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Na से। और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने देखा कि यही एवोगैड्रोस नंबर जो है दैट इज इक्वल टू 1 माउल, एंड 1 माउल इज इक्वल टू 6.02 टाइम 10⁻23। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको बातें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।